एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल SM इग्नाइट, जहां हम करते हैं झारखंड की तैयारी झारखंडी स्टाइल में। आप सभी को पता है कि हम लोग संथाल परगना टेनेंसी एक्ट कर रहे थे। इसमें दो लेक्चर ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हूँ, जिसमें हमने देखा था लेक्चर 1 में कि संथाल परगना एक्ट क्यों बना, संथाल परगना एक्ट बनने के पीछे का रीज़न क्या क्या है। उसके बाद संथाल परगना को हम क्या क्या बोलते हैं, और चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 3 तक हमने देखा था, जिसमें कि खास विलेज किसे कहते हैं, नॉन खास विलेज किसे कहते हैं, और भी कितने तरह के रैयत होते हैं, ये सब हम लोग देखे थे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक। फिर लेक्चर 2 में हमने देखा था कि रेंट के क्या क्या प्रोविजंस हैं। उसके बाद फिर आपके वेस्ट लैंड और वेकेंट होल्डिंग का क्या क्या प्रोविजंस है, और अगर लैंडलॉर्ड चाहे तो अपनी ज़मीन को वापस किस तरीके से ले सकता है, ये सब हम लोग देखे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। लेक्चर 3 में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर 9 में, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग कैसे उस प्रॉब्लम को कोर्ट पे लेके जा सकते हैं, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आएगा, और भी कुछ मिसलिनियस प्रोविजंस है और कुछ लिमिटेशंस है, क्या क्या लिमिटेशन जो आपको बाउंड करता है वो सारी चीज़ों को करने के लिए। और मैं इस टॉपिक पे इसलिए इतना फोकस कर रही हूँ कि CNT SPT से आपके बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CNT और SPT से आपके 10 नंबर यहीं से बन जाओगे। तो समझ लो, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको 10 नंबर यही टॉपिक इकलौता दे रहा है। और पता है, मेरे वीडियो को आप इतनी सिंप्लीफाइड तरीके से मैं बनाई हूँ ना कि आप एक बार पढ़ लो ना, उसके बाद आप अपने टेक्स्ट बुक को एक बार रेफर करना, देखना, बहुत ही आसान तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप कंप्लीटली चाहो तो मेरे वीडियो पर रिलाई कर सकते हो। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो पढ़ने के पहले या पढ़ने के बाद एक बार आप टेक्स्ट बुक जरूर रेफर करना, ताकि आपको समझ में आएगा कि हाँ, चीज़ें लिंक्ड है या नहीं है, मैं सही डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। तो बिना डिले किए हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि जुडिशियल प्रोसीड्यूर क्या है, क्या क्या किस तरीके से हम लोग जाके कोर्ट में सू कर सकते हैं, चीज़ों को लेकर के अपील कर सकते हैं। तो इसका एक मैं शॉर्टकट बनाई हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट है सक्सेसफुली किसी भी लोग को इविक्ट कर दिया, इवन आफ्टर हम लोग अपील किए, पहली बार दूसरी बार अपील किए, वो रिवीजन भी किया, रिव्यू भी किया, टेक्निकल ग्राउंड पे भी हम बातें किए, लेकिन कंट्रोल करने की भी कोशिश किए, और हम लोग बोले भी कि हम लोग कोर्ट में जाके सू करेंगे, बाटू सूट, लेकिन फिर भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इजेक्ट कर दिया। अब इस ट्रिक से हम लोग देखते हैं कि कैसे हम याद करते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई भी प्रोविजन कहीं पे भी नहीं मेंशन है, किसी के बारे में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको 54 के तहत स्टेट गवर्नमेंट जो है वो देखेगा और उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा। तो 54 बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा एग्जाम में कि किसके पास पावर होता है रूल्स रिगार्डिंग जो हमारे प्रोविजंस जो SPT में नहीं दिया, वो उसके किसके पास पावर होता है रूल्स बनाने का। तो 4 स्टेट गवर्नमेंट, 54 किसके पास होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है। अब 55 कि देखो, मान लो कि अगर लैंडलॉर्ड है, देख रहा है कि नहीं, रैयत अगर मेरा लैंड का गलत यूज़ कर रहा है, तो जो है लैंडलॉर्ड है या फिर रेंट नहीं दे रहा है, तो लैंडलॉर्ड केस फाइल कर सकता है। लेकिन पहला केस फाइल किया और फिर से वो नहीं दे रहा है, तो दूसरा केस फाइल करने के बीच का जो गैप है वो 6 मंथ का गैप होना चाहिए। और यहाँ कोई फॉर्मल कोर्ट नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट होता है, कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं होता है यहाँ पे, जहाँ पे आप केस को फाइल करते हो। उसके बाद 4 क्या बोला, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। 5 बोला कि लैंडलॉर्ड चाहे तो सक्सेसिव सूट फाइल कर सकता है, लेकिन उसके बीच का जो गैप होता है वो 6 मंथ का होना चाहिए। फिर 56 बोलता है इजेक्ट, अगर आपको किसी को भी इजेक्ट करना, उसके लिए DC का ऑर्डर लेना बहुत ज़रूरी है, डिप्यूटी कमिश्नर का ऑर्डर लेना बहुत ज़रूरी है। DC चाहे तो पूरे होल्डिंग से उसको हटा सकता है, या तो कुछ जगह पे रहने का दे सकता है, अगर वहाँ पे रह रहा है तो उसका कुछ रेंट भी ओवर चाहे तो डिसाइड कर सकता है, तो फ्री में भी रहने दे सकता है। ये पूरा पावर किसके पास है, DC के पास है। अब देखो, हम लोग को कोर्ट में जाके अपील करना है किसी चीज़ को लेकर, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे डिप्यूटी कलेक्टर। उसके बाद अगर वहाँ से केस सॉल्व नहीं हुआ तो हम लोग जाएंगे सब डिविजनल ऑफिसर। वहाँ पे भी केस सॉल्व नहीं हुआ तो हम लोग जाएंगे डिप्यूटी कमिश्नर और एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर, इसके पास जाएंगे। अगर वहाँ पे भी केस सॉल्व नहीं हुआ तो कमिश्नर के पास जाएंगे, और वहाँ पे भी नहीं हुआ तो सबसे फाइनल ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। और ट्रिब्यूनल जो जजमेंट देगा वो आपका फाइनल जजमेंट होगा, उसको चेंज आप नहीं कर सकते हो, जो दे दिया वो दे दिया। और ट्रिब्यूनल को कौन अपॉइंट करता है, तो हमारा राज्य सरकार अपॉइंट करता है, ठीक है। अब पहला अपील कर लिए, अब अगर मान लो वो आपका सॉल्व नहीं हुआ, चीज़ें सॉल्व नहीं होती, तो आप सेकेंड अपील भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपील कर रहे हो तो SDO और ये अगर सेम डिसीजन दे रहा है कि हाँ इस रैयत को इतना रेंट देना है, तो इसके बाद आप ऊपर फाइल नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर दोनों के ये में डिफरेंस आ रहा है
तो आप इसके ऊपर चीज़ों को फाइल कर सकते हैं। लेकिन आप ट्रिब्यूनल और कमिश्नर के अगेंस्ट फिर से दोबारा अपील नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखना कि हम लोग ऊपर नहीं अपील कर सकते, लोअर में अपील करेंगे जब इन लोग के बीच में डिफरेंस रहेगा, तो हम लोग ऊपर जा करके कमिश्नर को फाइल करेंगे केस, उसके ऊपर जाकर ट्रिब्यूनल को करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों कोई जजमेंट दे रहा है तो इसके अगेंस्ट हम सेकेंड अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो रिवीजन, अगर कोई भी केस है जो हम देख रहे हैं कि हाँ अगर ये गलत हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा लैंडलॉर्ड ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो डीसी खुद से वो केस को अपने पास ले सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कि कहीं पे भी कोई चीज़ देख रहा है अन्याय हो रहा है तो वो खुद से वो चीज़ को अपने से ले लेता है और खुद उस पर जजमेंट देता है। तो उसी तरह डीसी के पास पावर होता है सुओ मोटो का। ठीक है, उसके बाद रिव्यू, अगर कोई भी वो जजमेंट दे रहा है तो वो उस चीज़ को इंस्पेक्ट कर सकता है कि हाँ जो जजमेंट आया है सबऑर्डिनेट के द्वारा वो सही है या नहीं है। और अगर आपको कोई चीज़ का करना है तो आपको डीसी का, अगर आपको डीसी और एसडीओ के बीच का, डिप्यूटी कलेक्टर और एसडीओ के बीच का कोई आपका जजमेंट दिया है उसको रिव्यू करवाना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा डिप्यूटी कमिश्नर का। और इसी तरह ये दोनों का करवाना है तो आपको किससे लेना पड़ेगा, कमिश्नर का परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये इंस्पेक्ट का पावर देता है। तो 60 इंस्पेक्ट, 60 इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो इंस्पेक्ट। ठीक है, 61 क्या बोल रहा है कि कोई भी टेक्निकल ग्राउंड पे हम लोग ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस देयर इज अ फेलियर ऑफ जस्टिस। जैसे एग्जांपल है कि अगर मान लो डीसी परमिशन दे दिया, कमिश्नर परमिशन दे दिया कि नहीं आपको 2 महीने के अंदर में रेंट को, मतलब उस जगह को खाली करना है इतना रेंट पे करके, तो ये तो जजमेंट दे दिया ना, जो केस आया उसका तो लीगल जजमेंट दिया, तो इसमें फेलियर ऑफ जस्टिस है नहीं, तो हम लोग फिर से रिवाइज नहीं कर सकते टेक्निकल ग्राउंड पे, फिर से हम लोग सूट नहीं कर सकते हैं कि चीज़ों को। अब 62 वो क्या बोला, टू मतलब डीसी और डिप्यूटी कमिश्नर और डिप्टी कलेक्टर। देखो कंट्रोल कौन करता है, तो देखो जो कमिश्नर है वो डीसी को कंट्रोल करेगा, डिप्यूटी कमिश्नर को, और डीसी कंट्रोल करेगा एडीसी एसडीओ और ये डीसी को। मतलब सबसे हाई पावर कमिश्नर है, कमिश्नर को कौन कंट्रोल कमिश्नर किसको कंट्रोल करेगा, डीसी को, और डीसी किसको कंट्रोल करेगा, एडीसी एसडीओ और डीसी को करेगा। और एक चीज़ और है 63 क्या बोलता है, 3 पर ABC, सी में 3 आता है ना, तो इसे याद रखना, C फॉर कोर्ट, 3 से कोर्ट। अगर कोई भी चीज़ आप लोग का कोई भी ये लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो। इसके लिए अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, वहीं पे जाकर के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। इसमें सबसे हाईएस्ट पावर किसको दिया गया है, तो सबसे हाईएस्ट दिया गया ट्रिब्यूनल को, उसके बाद कमिश्नर को। अब देखो इसके कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन कहाँ से है, 64 से लेकर के 66। लिमिट, अगर किसी चीज़ पे आप लिमिट लगा रहे हो तो वो अच्छा ही होता है ना, तभी तो बच्चे, मतलब अगर कोई दारू पी रहा है तो अनलिमिटेड पी रहा है, तो हर चीज़ का एक लिमिट होता है, तो ये चीज़ अच्छा होता है लिमिट लगाना, तो ग्रेट होता है लिमिटेशन लगाना। तो ग्रेट से GR जनरल रूल फॉर लिमिटेशन, E फॉर इवेक्शन का लिमिटेशन, और AT फॉर कि कितना टाइम लिमिट होगा, टाइम लिमिट फॉर अपील, टाइम लिमिट, T से टाइम लिमिट, और A फॉर अपील, टाइम लिमिट क्या है अपील करने का। ठीक है, तो जनरल रूल है कि अगर कोई भी केस है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो अब 1 साल के अंदर में आप उस चीज़ को वो फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर इजेक्टमेंट का प्रोसेस है, सेक्शन 14 के अंदर क्या होता है कि 2 साल के अंदर में अगर आप कोई भी चीज़ मिसयूज कर रहे हो, सेक्शन 14 यूज ऑफ लैंड, तो 2 साल के अंदर में आप वो केस को फाइल कर सकते हो। तो इसमें याद रखना सेक्शन 14 में कितना है, सेक्शन 14 के लिए 2 साल है। अगर आपको एरियर लेना है तो मैक्सिमम आप 10 साल तक दे सकते हैं। एरियर मतलब इंटरेस्ट, अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो किसी चीज़ का तो आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, तो मैक्सिमम टाइम आप 10 साल का दे सकते हो पूरा पेमेंट का। अब कितना टाइम लिमिट होता है अपील करने का किसी चीज़ को लेकर के, अगर डीसी और ट्रिब्यूनल कोई केस दिया है, किसका जजमेंट दिया, तो कितने टाइम के अंदर में उसका आप डिसीजन लेवा सकते हो। तो अगर ट्रिब्यूनल और कमिश्नर है तो 90 दिन में, अगर वो जजमेंट दिया तो 90 दिन के अंदर में आप दोबारा अपील कर सकते हो, और डीसी और एसडीओ है तो 60 दिन के अंदर में आप दोबारा वो चीज़ें फाइल कर सकते हो केस को। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े, चैप्टर 7 पढ़े और चैप्टर 8 पढ़े। चैप्टर 8 में हम लोग क्या पढ़े कि लिमिटेशंस के क्या क्या रूल्स हैं, और इसमें क्या पढ़े हम लोग चैप्टर, इसमें कि जुडिशियल प्रोसीड्यूर्स क्या क्या हैं। तो क्या क्या पढ़े हम लोग पूरा यहाँ पे, इसमें जुडिशियल प्रोसीड्यूर और लिमिटेशंस क्या क्या, और जितनी भी चीज़ हैं बाकी सारी चीज़ें उसके क्या प्रोविजंस है वो हम लोग देखेंगे मिसलिनियस में। ठीक है, तो इसका मेट्रिक याद रखिए, पंजाब नेशनल बैंक का रुपीज़, तो P फॉर पंजाब, N फॉर नेशनल, B फॉर बैंक, और R फॉर रुपीज़, RPS। ठीक है, तो हम लोग देखो
P फॉर पंजाब, नेक्स्ट पंजाब की जगह पेनाल्टी, मिसलिनियस में पेनाल्टी। अब किस किस चीज़ पे पेनाल्टी लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर लैंड का आप सही यूज़ नहीं कर रहे हो तो पेनाल्टी लगेगा। अगर लैंडलॉर्ड बोल रहा है टैंक वैंक बनाएंगे, वाटर अवेलेबल कराएंगे, वो नहीं करवा पा रहा है। सेक्शन 20 के अंदर अगर आप एसटी का किसी और चीज़ तरीके से आप ट्रांसफ़र कर दे रहे हो, उसके लिए पेनाल्टी है। अगर अगर जो लैंडलॉर्ड है विलेज हेड के मरने के बाद रिपोर्ट नहीं कर रहा 3 महीने के अंदर में, तो आप पेनाल्टी, तो बहुत सारे तरीके से आप पेनाल्टी लगा सकते हो। और पेनाल्टी के लिए क्या क्या है, आपको 200 रुपया, एक सेकेंड, पेनाल्टी अप टू 200 रुपीज़ फाइन लगेगा। और अगर मान लो आज तक आपको बोलना है कि 20 तारीख तक आपको फाइन दे देना है 200 रुपया, अगर आप 20 तारीख तक नहीं दे रहे हो, 21 तारीख हो रहा है, तो हर दिन 5 रुपया ऐड होते जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 20 में, अगर सेक्शन 20 क्या है कि एसटी का इलीगली अगर ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी और को, तो अगर वॉयलेट कर रहे हो तो आपको 3 साल का जेल और 1000 रुपये फाइन। ये क्वेश्चन पीवाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है। सेक्शन 20 में अगर वॉयलेट कर रहे हो तो उसको 3 साल का जेल और 1000 रुपये फाइन, या तो दोनों, ठीक है। 68 क्या बोल रहा है कि सर्विस ऑफ नोटिस, अगर मान लो कोई नोटिस सर्व करना है किसी को देना, तो लैंडलॉर्ड अपने एजेंट के थ्रू वो अपने गांव में फैला सकता है या फिर दिला सकता है। 69 कि किस किस चीज़ों पे आप, कुछ जो ऐसे सर्टेन लैंड है ना जिस पे आप एक्विजिशन नहीं लगा सकते हो, ठीक है, राइट नहीं ले सकते हो, जैसे कि आपका हो गया सेक्शन 20 एसटी वाला लैंड। फिर आपका लैंड एक्विजिशन वाला, जो लैंड एक्वायर कर रहा है रेलवे के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल अथॉरिटी के द्वारा, तो ये सब को आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद फिर जो लोकल अथॉरिटी पब्लिक वर्क के लिए जो लैंड अलॉटेड है उसको आप फिर से एक्वायर नहीं कर सकते हो। जो जहर थान हो गया, बरियल ग्राउंड हो गया, जो मतलब सैक्रेड ग्रुप्स वाले एरिया हो गए, वो सबको आप नहीं कर सकते हो। फिर सेक्शन 35 और 36 में जो वाटर और जो आपका रोड वाला था कि पब्लिक रोड वगैरह, ये सबको आप एक्वायर नहीं कर सकते हो, इसमें आपको बार दिया हुआ है। अब 70 बोलता है, 70 अपने जो भी ड्यू है 70, 0 से याद करो, 0 रुपये पे थोड़ी ना रहने देंगे, जितना भी हो रहा है ड्यू हम सब रिकवर करेंगे। और ये कौन कराता है, स्टेट गवर्नमेंट। किसके द्वारा करवाता है, डीसी और एसडीओ के द्वारा। जितना भी कॉस्ट, इंटरेस्ट, डैमेजेस, कंपेंसेशन, सब ये डीसी के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट करवाता है डीसी और एसडीओ के थ्रू। फिर 71 में क्या बोलता है, 71 पावर टू मेक रूल, एक और एक सिर्फ एक ही हम ही है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से रूल्स वगैरह बनाता है, चाहे ड्यूटी हो, एप्लीकेशन हो, प्रोसेस हो, किसी भी चीज़ का रूल्स एंड रेगुलेशन ये सब स्टेट गवर्नमेंट बनाता है थ्रू नोटिफिकेशन। और भी अदर कोई स्पेशल प्रोविजंस है, उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करना है, तो आप जैसे कि मान लो कि आप एक कोई भी एक लॉ लेके आया, ठीक है, जो एसपीटी एक्ट के प्रोविजन के मतलब साथ साथ नहीं मैच करा, तो वो उस प्रोविजन को डिलीट कर दिया जाएगा। जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना कि हम लोग पॉलिटी में पढ़ा है कि जहाँ पे ये आता है तो वहाँ वो खत्म हो जाता है। इसी तरह जहाँ पे एसपीटी एक्ट आएगा वहाँ पे बाकी जितने अदर एक्ट है वो खत्म हो जाएंगे। अगर मान लो एक एक्ट आया हुआ है, ठीक है ना, इसके 1 2 3 4 5 प्रोविजन है, 5 प्रोविजन में 4 प्रोविजन मैच कर रहे, तो वो 4 प्रोविजन रहेगा, लेकिन एक प्रोविजन इससे मैच नहीं कर रहा तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा। तो जहाँ एसपीटी कम इन, अदर एक्ट गोज आउट। तो इस तरह करके हम लोग पूरा एसपीटी को कंप्लीट कर दिए हैं। इसमें थोड़ा सा हम और देखेंगे, कि एक बिहार शेड्यूल रेगुलेशन एक्ट आया था। कब आया था, 1969 में आया था, जिसमें दुमका, पाकुर, राजमहल, जामताड़ा और आपका जो सुंदर पहाड़ी है ना ऑफ गोड्डा, ये सबको शेड्यूल एरिया में रख लिया गया था। किस में रखा गया था, शेड्यूल एरिया में रखा गया था। उसके बाद एक आपका एसपीटी एक्ट आता है, अमेंडमेंट एक्ट आता है 2016 में, जिसमें कि जो भी नॉन एग्रीकल्चर लैंड है ना उसको कमर्शियल पर्पस के लिए, ये पहले प्रोविजन नहीं था ना कि नॉन एग्रीकल्चर लैंड का क्या करना है, उसको कैसे बनाना है, या फिर एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर में कैसे करना है, तो वो 2016 का अमेंडमेंट एक्ट आता है ना, जिसमें कि रैयत अपने लैंड को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है, कैन चेंज द नेचर ऑफ हिज होल्डिंग, ठीक है। फिर 66 अमेंडमेंट एक्ट आता है 1990 में, जिसमें कि सेक्शन 53 कौन था कि लैंडलॉर्ड कैसे एक्वायर कर सकता है अपने लैंड को, इसको छोड़ करके, ये कौन सा चैप्टर था प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, इसको छोड़ करके बाकी जितने भी इस चैप्टर के एक्ट थे वो सबको 9 शेड्यूल में डाल दिया गया। अब 9 शेड्यूल क्या है पॉलिटी में, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, कोई जुडिशरी या फिर और कोई इस पर लॉ नहीं बना सकता है। तो ऐसे करके हम लोग का पूरा एसपीटी एक्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें मैं सारा जितना भी स्टेट एग्जाम में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है वो सब हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि वो हर लोगों का मदद हो सके जो 14 जेपीएससी के लिए तैयारी करना चाह रहे या करना
कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ अच्छे मेंटोर, अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैं बहुत 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 सिंप्लीफाइड तरीके से समझा रही हूँ। ऐसा आपको कोई भी यूट्यूब के लेक्चर में एसपीटी नहीं करवाया। आई कैन गारंटी यू ऑन दिस। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय, जोहार, मिलते हैं अगले वीडियो में।